अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी ज़िंदगी आने वाले 14 दिन में ख़त्म होने वाली है, उसके बाद ना तुम अपने घर वालों से, ना अपने चाहने वालों से, ना अपने दोस्तों से, किसी से नहीं मिल पाओगे। उस वक्त से तुम्हें कैसा महसूस होगा? तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर मुझे इस कहानी के बारे में पता कैसे चला। तो देखो, मेरा एक दोस्त है जो आज से 6 महीने पहले राजस्थान घूमने गया था। राजस्थान को एक्सप्लोर करना चाहता था, उसकी हिस्ट्री को समझना चाहता था, उसके कल्चर को फील करना चाहता था। तो इसीलिए वो राजस्थान के अलग अलग प्लेसों पर घूमना शुरू कर रहा था। तो राजस्थान में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है करौली। मेरा दोस्त घूमते घूमते उस जगह जा पहुंचा। उसने एक लोकल गाइड हायर किया। उस लोकल गाइड के जरिए वो हर उस जगह को देखना चाहता था जो करौली में मौजूद है। अब उस लोकल गाइड ने मेरे दोस्त को बहुत ही अच्छे तरीके से घुमाया, अच्छी अच्छी जगह दिखाई, सारे हिस्टोरिकल प्लेस दिखाए, लोकल फूड्स खिलाए, और मेरा दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब इसके साथ ना गाइड के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अब शाम का वक्त था और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, और ये ना अपने होटल के बाहर एक बड़ा सा पत्थर था। जैसे हमारे दिल्ली में अरावली हिल्स में बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, करौली का जो इलाका था ना वो कुछ अरावली हिल्स की तरह ही दिखता है। तुम उसको वैसे इमेजिन कर सकते हो, अगर इंटरनेट पे जाके देखोगे तो तुम्हें इमेजेस मिल जाएगी। तो ये अपने होटल से बाहर एक बड़े से पत्थर के ऊपर दोनों बैठे हुए थे। तो बात ही बात में गाइड ने बात छेड़ दी, भैया भूतों पे भरोसा करते हो आप? जैसे ही उस गाइड ने ये बात कही, मेरी दोस्त के अंदर की इंतड़िया विंतड़िया सब जाग गई, और वो गाइड भी समझ गया कि भैया भी इंटरेस्टेड है। तो गाइड ने कहानी सुनानी शुरू करी। तो गाइड ने कहा, ये कहानी मेरी दादी ने मुझे सुनाया था और उनको उनकी दादी ने। तो मतलब हिसाब लगाओ कि ये कहानी कितनी पुरानी हो सकती है। शायद 100 साल नहीं, शायद 150 साल। एक अंदाज़ा लगा लेते कि शायद ये कहानी आज से 150 साल पहले कहीं हुई होगी। तो गाइड का कहना था कि ये कहानी गाइड के लिए और गाइड की दादी के लिए बेशक एक कहानी थी, लेकिन गाइड की दादी ने जब अपनी दादी से कहानी सुनी थी तो ये कोई कहानी के रूप में नहीं सुनी थी कि ये कहानी है, ये ऐसी है। उन्होंने एक किस्सा बताया था जो उन्होंने अपने बचपन में अपनी आंखों से देखा था। कभी तुमने एक ऐसे कैरेक्टर को देखा जिससे तुम बहुत ही प्यार से बात करने की कोशिश करो, लेकिन उससे तुम जैसे भी बात कर लो वो सिर्फ तुम्हें उल्टा जवाब देगा। तो हमारी जो कहानी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम अरविंद है, वो लोगों को कभी ना सीधे तौर पे जवाब नहीं देता। अगर कोई पूछते कि अरविंद कैसे, हाँ ठीक है, मतलब चिड़चिड़ा सा रहता है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। तो पूरे गांव वाले उससे नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि वो बिना फालतू में किसी से लड़ाई कर लेता था, किसी से झगड़ा कर लेता था, किसी को गाली गलौज कर लेता था। अगर उसके पापा उसे बोलते कि कुछ काम कर ले तो अपने बाप से ही बहस कर लेता, अपनी माँ को उल्टा बोल देता। उसके माँ बाप उससे परेशान हो चुके थे। मतलब एक नालायक, बेरोजगार जो इंसान तुम समझ सकते हो ना, इस कहानी का कैरेक्टर वही है। अगर तुम कभी राजस्थान गए हो तो तुम्हें ये चीज़ अच्छे से पता होगा कि राजस्थान में क्या होता है कि शाम होते ही पूरा अंधेरा छा जाता है। मतलब कि तुम यहाँ तक आगे तक देख भी नहीं सकते। मैं तो अभी ये इसी टाइम की बात बता रहा हूँ। सोचो आज से 150 साल पहले राजस्थान में रात का वक्त कैसा होता होगा। शाम को 7 बजे के बाद सब पक्का गारंटी के साथ सो जाते होंगे। अगर कोई जाग भी रहा है तो बस उसके घर के अंदर से ना एक दिए जलने की जो रोशनी है वही दिखाई देती थी। तो ऐसे ही एक रात थी जब अरविंद के घर में दिया जल रहा था। घर के अंदर उसके माँ, उसके पापा और अरविंद बैठे हुए हैं, तीनों खाना खा रहे हैं। अरविंद के पिता भाई इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे शाम में जो ये बंदा कारनामे करके आ रहा था। 4 लोगों को फालतू में गाली दी थी, दोपहर में किसी के खेत से कुछ चुरा लिया था, और इसके माँ बाप को गाँव वालों ने बहुत जलील करा था। अब माँ जो है पिता को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जो उसके पिता है वो भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर अरविंद को रत्ती भर फर्क पड़ जाए ये बहुत बड़ी बात है। उसके पापा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, थाली उठाते दीवार पर मारते, अरविंद का बाल पकड़ते खींचते हुए घर के बाहर से ले जाके घर के बाहर फेंकते हैं। बोलते हैं कि आज के बाद तू मेरे घर के चौखट पे नहीं उठेगा। तो ये सुनते ही अरविंद भी भड़क जाता है और कहने लगता है कि कौन रहना चाहता है तुम जैसे फटीचर लोगों के साथ। कल को अगर मैंने पैसा कमा लिया ना तो तुम में से कोई भी दुम हिलाते हुए मेरे पास मत आना। अरविंद के पापा तेजी से अरविंद की ओर बढ़ते, खींच के 3 चाटा बिना रुके अरविंद के चेहरे पे जड़ देते। अरविंद अपना चेहरा पकड़ता है और रोना शुरू कर देता है। अब ठीक उनके घर के सामने एक घना जंगल होता है। अरविंद अपना चेहरा पकड़कर रोता हुआ तेजी से भागते हुए उस जंगल में चले जाता है। 20 दिन गुजर जाते हैं, अरविंद का कोई भी आता पता नहीं होता।
बाप का गुस्सा भी अब शांत हो चुका है। माँ रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी है। पर 20 दिन, 22 दिन, 23 दिन कुछ भी नहीं मिलता। कहाँ गया अरविंद? किसी को कुछ नहीं पता। पर 25वें दिन जाकर कुछ होता है। माँ बाप को खबर मिलती है कि अरविंद जंगल में के माँ बाप जितनी जल्दी और जितनी ताकत से वहाँ पहुँच सकते थे पहुँचते हैं। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो दहशत का ऐसा रूप देखते हैं कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस वक्त अरविंद एक सूखे पेड़ पर उल्टा टंगा हुआ है। उसके शरीर पर इतने कट और इतने घाव मौजूद है। उसे देख के ऐसा लग रहा है किसी ने उसको इतने गंदे तरीके से टॉर्चर करा है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अरविंद एक अच्छा खासा हेल्दी इंसान था, शरीर पर अच्छा खासा मांस था, ताकत था, लेकिन वह इस वक्त जिस पेड़ पर टंगा हुआ है ना, किसी कंकाल के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। अरविंद की माँ ने जब अरविंद को उल्टा टंगा हुआ उस सूखे पेड़ पर देखा ना, तो उसकी माँ को लगा कि अरविंद मर चुका है, पर अरविंद जिंदा था। अब इतिहास गवाह रहा है कि अगर ऐसी कोई चीज़ कहीं पर होगी, और ख़ास कर गांव देहात वाले इलाके पे, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब कोई टीवी रेडियो भी नहीं हुआ करता था, तो ऐसी खबरें ना आग की तरह फैल जाती है। कहीं भी जाओ लोग सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर 25 दिनों तक अरविंद था कहाँ। रात के 3 बजे अरविंद की आँख खुलती है। उसे इतनी तेज प्यास लगता है कि अपने आसपास देखता है, पर आसपास कोई भी पानी का कलश मौजूद नहीं होता। एक घड़ा होता है जो कमरे के बाहर रखा होता है। अरविंद इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसके लिए कमरे से बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए कमरे से बाहर आता है और कपकपाते हाथों से पानी पीने की कोशिश करता है। और तभी अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ डीप एंड गहरी है, किसी आदमी की है, जो उससे कह रही है, सिर्फ 14 दिन है तेरे पास, उसे मेरे पास ला। कोई भी अगर एक ऐसी आवाज़ सुनेगा तो डेफिनेटली डर जाएगा, लेकिन अरविंद का केस अलग था। जैसे ही वो ये आवाज़ सुनता है उसका पूरा शरीर कांपना शुरू कर देता है। वो ये आवाज़ सुनते ही अपने कान बंद कर लेता है, ज़मीन पर लेट जाता है और चिल्लाना और रोना शुरू कर देता है। यू नो कि ऐसा सिचुएशन तब होता है जब एक इंसान के साथ कई दिनों से कोई टॉर्चर या पीड़ा लगातार की जा रही हो। अब बगल वाले कमरे में अरविंद के माता पिता सो रहे होते हैं और अरविंद की ऐसी रोना और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनकी आंखें खुल जाती। वो झटपट उठते और कमरे से बाहर चले आते हैं और देखते हैं कि जो अरविंद है वो ज़मीन पर लेट कर चिल्लाए और रोए जा रहा है। उसके माँ बाप घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके पापा हिम्मत करके उसकी ओर बढ़ते हैं और अरविंद के कंधे पर हाथ रखते हैं। अरविंद अपना चेहरा पीछे घुमाता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ये खुद कर रहा है। एक वियर्ड स्माइल, वो भी जबरदस्ती फेक, तुम नोटिस कर सकते हो। अरविंद के माता पिता अरविंद की ऐसी हालत देखकर कुछ अजीब तो महसूस होता है, लेकिन उन लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि अरविंद ऐसा क्यों कर रहा है। तो अगली सुबह जब होती है तो अरविंद अपने पूरे गांव में यहाँ से वहाँ भटक रहा होता है। उसका शरीर इतना कमज़ोर होता है कि वो सही से चल भी नहीं पाता और पूरे मोहल्ले वाले उसे देख रहे होते हैं। अब यहाँ ना एक चीज़ का बदलाव होता है और वो बदलाव पता है क्या होता है कि अरविंद से जहाँ पहले लोग बात करते थे तो वो चिढ़ जाता था या उल्टी सीधी बातें कह देता था, किसी के साथ भी उसकी जमती नहीं थी। पर अब उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल चुका है। वो लोगों से मिलनसार हो चुका है। वो लोगों से मुस्कुराकर हंस हंस के बात कर रहा है। दादी ने कहा कि एक चीज़ बहुत अजीब थी कि वो जब भी किसी से बात करता उस कॉन्वर्जेशन के बीच में ट्राई करता ये जानने की कि गांव में किसी नए बच्चे या शिशु का जन्म हुआ है कि नहीं। जब भी रात में अकेला अरविंद अपने कमरे में सोने की कोशिश करता तो उसके कमरे से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें बाहर चली आती और कोई भी अगर उसका दरवाज़ा खोल देता तो वो मुस्कुरा रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर बीतते रात के साथ अरविंद कमज़ोर होता जा रहा था। उसकी पीठ पर हर दिन एक नाखून का गहरा जख्म अपने आप क्रिएट हो जाता। वैद्य को दिखाने के बाद भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसको हुआ क्या है। एक वैद्य, 2 वैद्य, 3 वैद्य, कई वैद्य उनके माँ बाप ने कुछ दिनों के अंदर दिखाए, पर कोई भी ये समझ नहीं पा रहा है। हर दिन एक गहरा नाखून का निशान
अपने आप कैसे क्रिएट हो रहा है, और कोई नॉर्मल गहरा नहीं हो रहा, कम से कम 1 इंच गहरा। किसी के पीठ पर अगर ऐसा सीधा निशान है जैसे मार्क हो रहा है नंबर, तो कोई भी हैरान हो जाएगा भाई ऐसी चीज़ को देख के। गाइड ने बताया कि इस बात का पता तब चलता है कि अरविंद को आखिर हुआ क्या है, जब अरविंद की मम्मी एक रात नलके पर, हैंडपम्प वाला जो नलका होता है वहाँ पर वो कलश पे पानी भरने जाती है, तो उन्हें अरविंद की चीख और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तड़प रहा होता है। माँ ये सुन के सीधा भागते हुए अरविंद के कमरे में चली जाती है। पर अब की बार जब दरवाज़ा खुलता है, चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा अब तक होते हुए आ रही थी, बल्कि अरविंद की माँ कुछ ऐसा विटनेस करती है जो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वो देखती है कि काले धुएं से घिरा बूढ़ा इंसान, जिसके शरीर का एक एक अंग सड़ा गला हुआ है, उसका चेहरा कुचला हुआ है, उसकी आंखों की जगह काला गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। वो बूढ़ा इंसान अरविंद के कान में कुछ फुसफुसाए जा रहा है। अरविंद रो रहा है, उसके आंखों से आंसू निकल रहा है, वो तड़प रहा है। वहाँ खड़े उसकी मम्मी के हाथ पैर कपकपाने शुरू हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उन्होंने क्या देख लिया है। वो डर के मारे वहाँ से सीधा भागती है और अरविंद के पापा के पास जाती है। वो सारी चीज़ें उनके पापा को बताती है। उस टाइम गांव का इलाका था तो लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, तो उसके पापा को भी कहीं ना कहीं भरोसा हो जाता है, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने भी बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें घर में नोटिस करी। दोनों वापस अरविंद के कमरे के पास पहुंचते हैं। कमरे के अंदर इस वक्त वो बूढ़ा आत्मा अरविंद की पीठ पर एक और निशान क्रिएट कर रहा है। अरविंद के पापा और अरविंद की मम्मी खिड़की के बाहर से अरविंद के साथ ये सारी चीज़ें होते हुए देख ही रहे होते हैं। वो बूढ़ा इंसान अपना काम करते हुए कहता है, दादी बताती है कि उस आत्मा ने कहा कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताने की कोशिश करी तो मैं इसी वक्त तुम्हारे बेटे का सर घुमा के तोड़ दूंगा। माँ बाप घबरा जाते हैं उसकी ये बातें सुनकर। हर बीतते रात के साथ अरविंद कमज़ोर होता जाता है। हर रोज़ रात को उनके माँ बाप को अपने बच्चे का ऐसा टॉर्चर सुनने को मिलता है जिसका वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद के साथ ये चीज़ जुड़ी कैसे है। दादी के अनुसार अगर तुम्हें ये समझना है कि अरविंद की बॉडी के साथ जुड़ा कौन है, तो तुम्हें सबसे पहले उस जंगल का जियोग्राफिकल एंगल समझना होगा। वो जंगल इतना बड़ा था कि आसपास के जितने भी गांव थे ना, वो किसी ना किसी तरीके से उससे जुड़ रहे थे। अब उनमें से एक गाँव में एक तांत्रिक हुआ करता था जिसकी मौत 7 साल पहले हो गई थी। कारण ये था कि वो अपनी तंत्र विद्याओं का गलत तरीके से लोगों पर इस्तेमाल करता था। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो लोगों ने उसे मार दिया और उसके शरीर को जंगल के किसी एक एरिया में दफन कर दिया। अब मैं तुम्हें इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ, उसका बस इतना ही कारण है कि उस रात अरविंद दौड़ता हुआ उसी कब्र के पास जा पहुँचता है जहाँ उस बुड्ढे की लाश होती है। मुझे लगता है उसके साथ कभी भी ऐसी चीज़ें होती नहीं अगर उसने ये गलती ना की होती तो। वो गलती क्या थी कि आसपास इतना अंधेरा था कि वो अपने हाथ तक को नहीं देख सकता था। उस अंधेरे में उसे लगता है मूत, और वो वहीं जिप खोलकर मूतना शुरू करता है और सामने ठीक उस बुड्ढे की कब्र होती है। जब वो मूत रहा होता है तो वही डीप गहरी आवाज़ उसे वापस सुनाई देती है, हे मूर्ख, हट वहाँ से। इस पॉइंट पे अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो डर के भाग जाता, लेकिन तुम्हें पता है कि अरविंद की क्या आदत है। वो हिम्मत वाला तो है, लेकिन जब उसे ये आवाज़ सुनाई देती है तो डरता नहीं है, वो और गाली देता है। बोलता है मैं नहीं डरता किसी भूत से, और जितना उल्टा सीधा गंदा बोल सकता है ना, बोलना शुरू करता है और मूतता रहता है। इसके बाद तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अरविंद अपने 25 दिन कैसे बिताता है। वो आत्मा अरविंद का पैर पकड़कर ज़मीन पर घिसते हुए जंगल में एक तरफ ले जाता, तो कभी उसके पूरे बदन को कड़कड़ाती धूप में नंगा छोड़ देता ताकि उसका शरीर उस धूप में जलता रहे। कभी उसके पैर डालियों से बांध के पेड़ पर उल्टा टांग देता। 25 दिन तक अगर ऐसा कोई टॉर्चर हर दिन सहे तो कैसे भी उस जगह से निकलने की कोशिश करेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और दूसरी ओर जो वो आत्मा थी, उसका इंटेंशन अरविंद को मारने का नहीं था, उसको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा तड़पाने का था ताकि वो अंदर से टूट जाए। दादी के अनुसार उस आत्मा ने अरविंद के सामने एक शर्त रखी, और वह शर्त ये थी कि अगर अरविंद उसे एक नवजात शिशु ला कर दे
तो वो अरविंद को छोड़ देगा और ये करने के लिए उसके पास सिर्फ 14 दिन है। गांव में सवेरा हो चुका है। अरविंद अपने कमरे में उल्टा गिरा पड़ा है। उसके माता पिता बड़े ध्यान से उस कमरे में एंटर करते हैं। उनकी नज़र अरविंद के पीठ पर जाती है जहाँ 13 गहरे खरोच के निशान मौजूद है। कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चे को ऐसे हालत में नहीं देख सकते, खासकर ऐसे सिचुएशन में जहाँ वो कुछ भी ना कर सके अपने बच्चे के लिए। अरविंद के माँ बाप अपना सर पकड़कर दरवाजे के चौखट पर बैठ जाते हैं। वो अपने इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं पर उनकी आंखों में आंसू अपने आप चले आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, वो ये होती है कि घर के बाहर से अरविंद के माँ बाप को जानने वाला कोई गुजर रहा होता है। वो अरविंद के माँ बाप को दरवाजे के चौखट पर देख रुक जाता है और मुस्कुरा कर कहता है, हाँ हरिराम, मीठा नहीं खिलाएगा? कल रात तेरी बेटी का बच्चा हुआ है। तो दादी ने गाइड को ये बताया कि अरविंद की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी 2 साल पहले एक दूसरे गांव में हुई थी। जैसे ही ये खबर अरविंद के कान तक पहुंचती है, उसके चेहरे पर एक वियर्ड स्माइल चली आती है। बाहर इसके माता पिता उस इंसान से बात कर ही रहे होते कि अरविंद अपनी माँ को धक्का देकर तेजी से बाहर की ओर भागता है। उसके शरीर पर इतनी जान नहीं होती कि वो सही से भाग सके। वो भागता हुआ कई बार लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है, पत्थर से अपना सर फुड़वा लेता है, कांटे उसके पैर पे चुभते रहते हैं, लेकिन वो हाँफता हुआ भागता रहता है। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद की चमक दिखाई देती है। अरविंद जब अपनी बहन के घर पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं होता सिवाय उसके बहन और छोटे बच्चे के। उसकी बहन और वो नवजात शिशु बरामदे के खटिया पर सो रहे होते। अरविंद धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है और चुपचाप उस नवजात शिशु को अपने गोद में उठा लेता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है। उसकी आंखें लाल और आंसुओं से भरी पड़ी है, जैसे अब उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। सवाल ये है कि क्या अरविंद उस छोटे मासूम से बच्चे को उस शैतान के हवाले कर देगा जो कि उसी का भांजा है? तो ज़रा सोचो अब उसने क्या किया होगा। थोड़ा वक्त लेते हैं, बताऊं उसने क्या किया। जब अरविंद की दीदी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उनका बच्चा अब भी उन्हीं के बगल में है। आने वाले अब 3 दिनों तक अरविंद के बारे में किसी को भी उस गांव में कुछ भी नहीं पता होता और चौथे दिन जाके उसकी लाश मिलती है जिसके बीच में से 2 टुकड़े हो चुके हैं, पर अब पीठ पर 14 खरोच के निशान हैं। होप तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।